इस देश के शायद अब तक के सबसे ताकतवर तांत्रिक की कहानी है ये। अपना देश तंत्र मंत्र जादू टोना और बहुत सारे ऐसे ढकोसले या फिर लोगों की आस्थाओं के साथ खेलने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब इस तांत्रिक को आप क्या कहेंगे, कैसे लेंगे, ये आपके ऊपर है। मैं अपनी कोई राय नहीं दूंगा, मैं सिर्फ पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा। बात 1975 की है, शायद इमरजेंसी से कुछ वक्त पहले की। नटवर सिंह कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता, जो बाद में विदेश मंत्री यानी फॉरेन मिनिस्टर भी बने देश के, वो तब इंग्लैंड में थे और लंदन में अपने एम्बेसी में पोस्टेड थे, डिप्टी हाई कमिश्नर के तौर पर। उसी दौरान वहाँ लंदन में ही एक इंडिया हाउस है, वहाँ पर नटवर सिंह से मुलाकात करने के लिए एक शख्स पहुँचता है। वो अपना नाम बताता है चंद्रस्वामी। चंद्रस्वामी उस वक्त तक सत्ता के गलियारों में, राजनीति में, नेताओं के बीच में एक बड़ा नाम था, और खासतौर पर इसलिए भी कि कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता पीवी नरसिम्हा राव, जो 1991 से 96 तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे, 9th प्राइम मिनिस्टर, शायद 9th ही, वो उनके एक तरह से गुरु भी थे। तो चंद्रस्वामी कोई छोटी मोटी हस्ती थी नहीं। लंदन हाउस में मुलाकात हुई, नटवर सिंह वहाँ पे डिप्टी हाई कमिश्नर। मुलाकात के दौरान चंद्रस्वामी ने अपनी ख्वाहिश जताई। उन्होंने नटवर सिंह से कहा कि मैं मार्गरेट थैचर से मिलना चाहता हूँ, आप मेरी मुलाकात का इंतज़ाम करा दीजिए। अब नटवर सिंह को ये बात बड़ी अजीब लगी कि एक तांत्रिक जिसके आगे ठप्पा लगा हुआ है, उनके वेशभूषा भी वैसे ही थे, कुर्ता, लंबी लंबी दाढ़ी, तिलक, ये सारी चीज़ें। तो नटवर सिंह को लगा कि ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि चलो। और चूंकि एक एमपी की सिफारिश पर वो मिले भी थे और उन्हें ही पता था चंद्रस्वामी की हैसियत के बारे में, उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। इसके बाद नटवर सिंह ने किसी तरह अपनी सिफारिश लगाई और मार्गरेट थैचर तक ये मैसेज पहुंचाया कि एक चंद्रस्वामी है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। मार्गरेट थैचर तब ब्रिटेन की पीएम नहीं थी, वो अपोजिशन की लीडर थी, और उस वक्त वो कंजर्वेटिव पार्टी जो थी उसकी लीडर चुनी गई थी, और फर्स्ट थी जो विमेन थी, महिला। तो अपोजिशन की लीडर थी, फिर भी नटवर सिंह जी के साथ रिश्ते अच्छे थे। उन्होंने मुलाकात का वक्त तय करा दिया और 10 मिनट दिया। मार्गरेट थैचर ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, इस 10 मिनट के लिए मैं मिल लूँगी। चंद्रस्वामी ने कहा ठीक है, ये मेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद अब चंद्रस्वामी को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, न वो समझ सकते थे न बोल सकते थे। तो चंद्रस्वामी ने नटवर सिंह से कहा कि आप ही चलिए और मेरे ट्रांसलेटर भी बन जाइएगा। नटवर सिंह चल लिए। अब ये दोनों मार्गरेट थैचर के पास पहुंच गए। मार्गरेट थैचर भी देखकर चंद्रस्वामी को थोड़ी सी चौंकती है कि एक शख्स जो बिल्कुल माथे पे तिलक, लंबी लंबी दाढ़ी, पीले वस्त्र, एकदम बाबा टाइप। मार्गरेट थैचर को लगा कि पता नहीं क्यों मिलने आए, लेकिन वहाँ जाते ही चंद्रस्वामी ने 2 पेपर मंगाए। उन्होंने कहा मुझे 2 कागज़ चाहिए। कागज़ उनको दिया गया, मार्गरेट थैचर सामने है। इधर नटवर सिंह की भी थोड़ी सी हवा ख़राब है कि पता नहीं, वो एक ब्यूरोक्रेट, डिप्टी हाई कमिश्नर, एक अपोजिशन की लीडर, ब्रिटेन की वो भी, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, और कुछ बताया नहीं चंद्रस्वामी ने। 2 पेपर आया, उन्होंने एक पेपर पे पेंसिल से खाने बनाए, सीधी और लकीरें। अब उस पेपर पे उन्होंने 5 खाने बनाए, जो हम लोग गेम खेलते हैं कई बार, काटने वाला, तो उस पर 5 बनाए। उसको एक साइड कर दिया, दूसरा पेपर उठाया और उसके 5 टुकड़े किए, और 5 टुकड़े मोड़ कर उन्होंने आगे कर दिया। इसके बाद उन्होंने मार्गरेट थैचर से कहा कि आपके मन में जो भी सवाल है वो इन 5 टुकड़ों पर लिखकर इन 5 खाने पर रख दीजिए। जो कागज़ पर उन्होंने 5 खाने बनाए थे। नटवर सिंह ने ट्रांसलेट करके मार्गरेट थैचर को बताया। मार्गरेट थैचर को लगा पता नहीं क्या ये बकवास है। अनमने ढंग से खैर उन्होंने 5 जो टुकड़े किए थे कागज़ के उसको उठाया और उस पर उन्होंने अपने सवाल लिख दिए और सवाल लिखकर उन खानों पर डाल दिया। इसके बाद चंद्रस्वामी ने मार्गरेट थैचर से कहा कि अब आपने जो ये 5 सवाल लिखे हैं उनमें से कोई एक सवाल आप अपने मन में सोचिए। मार्गरेट थैचर सोचने लगी, मुंह से कुछ नहीं बोला। इतने में चंद्रस्वामी ने, जो वो मन में सवाल सोच रही थी, अब जाहिर सी बात है मार्गरेट थैचर तो इंग्लिश में ही सोच रही होंगी, चंद्रस्वामी ने हिंदी में उस सवाल को दोहरा दिया और नटवर सिंह से कहा कि इसको ट्रांसलेट करके सुनाओ। अब नटवर सिंह ने कहा कि क्या ये क्वेश्चन था जो आपके दिमाग में चल रहा था। पहली बार मार्गरेट थैचर थोड़ी सी चौकन्नी हुई और घबराई कि ये क्या है, मेरे मन की बात सामने वाले को कैसे पता। अब उन्होंने कहा दूसरा सवाल आप सोचिए। अब दूसरा सोचा, दूसरा भी इत्तेफाक से जब बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ यही सोच रहे थे।
अब जैसे जैसे जो मन में मार्garet थैचर के सवाल थे वो सोच रही हैं और चंद्रा स्वामी बताए जा रहे हैं और उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि यह है क्या चक्कर। इसके बाद उन्होंने पांचों जो खाने पे रखवाया था वो सारे उसको एक एक करके उठ के जो उन्होंने सवाल लिखे उसके जवाब देने शुरू किए। उन्होंने कहा एक पर्ची उठाइए और मैं आपको जवाब देता हूँ, और वो जवाब देने लगे। अभी ये सिलसिला चल रहा था, वो पांचों पर्चियों के जवाब अभी और सवाल खत्म नहीं हुए थे कि अचानक चंद्रा स्वामी ने कहा कि अब शाम का वक्त था जब मुलाकात हो रही थी कि अब सूरज डूब गया है, अब मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये बातचीत यहीं खत्म। 10 मिनट का जो वक्त दिया था मार्garet थैचर ने, उससे ज़्यादा का वक्त हो गया था, लेकिन थैचर खुद नहीं कह रही थी कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलूंगी, बल्कि वो चाहती थी कि अभी और बात हो। और चंद्रा स्वामी ने एंड टाइम पर कह दिया कि अब सूरज डूब गया, आगे कोई सवाल जवाब नहीं। अब थैचर को लगा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि नटवर सिंह से मुझे कुछ और सवाल जवाब पूछना है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब जवाब नहीं देंगे। तो उन्होंने पूछा आप कब जवाब देंगे। सीधे उन्होंने नटवर सिंह ने ट्रांसलेट करके चंद्र स्वामी ने पूछा कि अब कब। तो ये एकदम अचानक बोलते हैं चंद्र स्वामी की, बोल दो अगले मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे तुम्हारे घर पर, यानी नटवर सिंह के घर पर, जो उनको सरकारी घर मिला हुआ है ब्रिटेन में। नटवर सिंह इसका जवाब नहीं देते हैं, चंद्र से स्वामी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, ये इंडिया नहीं है कि जब जहाँ जिसको चाहे बुला लिया। यहाँ पे हर एक ये अपोजिशन लीडर हैं, इनके अपने 10 रूटीन हैं, इनकी पता नहीं पूरी कब किससे मिलना है, वह वक्त हो ना हो, और आप सीधे कह रहे हो कि मंगलवार 2:30 बजे मेरे घर पे आ जाओ। ये मुंह उठाकर कहाँ से चली आएंगे। बोला मैंने जितना कहा आप सिर्फ ट्रांसलेट करके बता दो, मंगलवार 2:30 बजे तुम्हारे घर। नटवर सिंह ने जैसे ही ये बात कही थैचर को, मार्garet थैचर ने फौरन कहा कि ओके डन। अब यहाँ नटवर सिंह परेशान हो गए कि ये क्या चक्कर है। उसके बाद उसी वक्त मार्garet थैचर ने नटवर सिंह से उनके घर का एड्रेस लिया। एड्रेस लेने के बाद वो तय दिन आया और ठीक तय वक्त, अच्छा उससे पहले, चलने से पहले चंद्र स्वामी ने मार्garet थैचर को एक ताबीज़ दी और देकर उठकर चले आए दोनों। अब इसके बाद तय दिन आया, तय वक्त आया और मार्garet थैचर ट्यूसडे को 2:30 बजे चंद्र स्वामी से मिलने नटवर सिंह के घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद उन्होंने पूछा, जो जिसके लिए वो आई थी, कई सवाल पूछे। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। 1975 की बात है ये, और अभी वो अपोजिशन की लीडर थी। चंद्र स्वामी कुछ अपने मुद्रा में गए, उन्होंने कुछ सोचा, उसके बाद जवाब दिया कि 3 से 4 साल के अंदर अंदर आप ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, और 9, 11 या फिर 13 साल के लिए। नटवर सिंह वहीं मौजूद थे। अब उन्होंने कहा कि ये क्या बोल रहे हैं, बट चंद्र स्वामी बोल गए कि आप 3 से 4 साल में, मतलब 1975 की बात है, आप ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर होंगी, और आप प्राइम मिनिस्टर जब बनेंगी तो आप या तो 9 साल के लिए बनेंगी, या 11 साल के लिए बनेंगी, या 13 साल के लिए बनेंगी। इसके बाद ये सारे सवाल जवाब खत्म हो गए। मार्garet थैचर वापस चली आई, चंद्र स्वामी वापस देश आ गए। 1979 में इलेक्शन हुआ ब्रिटेन में, और मार्garet थैचर जीत गई और ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बनी, शायद पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर। ठीक 4 साल बाद चंद्रा स्वामी की उस भविष्यवाणी के, और इसके बाद 1979 से 1990 तक, 1990 तक मार्garet थैचर ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर रही, कुल 11 साल। चंद्र स्वामी ने 3 से 4 साल की भविष्यवाणी की, सही निकली, और चंद्र स्वामी ने कहा कि आप 9, 11 या 13 साल रहेंगे, वो भी सही निकला, और 11 साल वो उस देश की प्राइम मिनिस्टर रही। बाकायदा इस पूरी भविष्यवाणी और इस बातचीत और इस मुलाकात को लेकर जो बातचीत हुई है, वो मैं, एक किताब है जिसमें इसका जिक्र भी है। इस किताब का नाम है वॉकिंग विद लॉरेंस, टेल्स फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक पास्ट, मेकिंग विद लॉरेंस, टेल फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक पास्ट। और ये किताब खुद नटवर सिंह ने लिखी है, और उस किताब में उन्होंने इस किस्से का जिक्र किया है क्योंकि उस वक्त वो वहाँ मौजूद थे। ये पहला किस्सा था जो बहुत चर्चित रहा इनका। इसी तरीके से एक कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, मिनिस्टर भी रहे, जयराम नरेश, याद होगा आपको, जयराम रमेश। इन्होंने किताब लिखी टू द ब्रिंक एंड बैक, और इसमें एक किस्से का जिक्र है। बात 1991 की है। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त, और 1991 में बड़ी पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई थी, क्राइसिस था पूरा, और अपनी भी हालत देश की खराब थी, महंगाई बढ़ रही थी,
जो खजाना है खाली हो रहा था विदेशी मुद्रा का, फॉरेन करेंसी का, ये सारी चीज़ें चल रही थी। नरसिम्हा राव परेशान थे और नरसिम्हा राव के दोस्त और गुरु भी थे चंद्रस्वामी। तो कहते हैं कि एक दिन नरसिम्हा राव चंद्रस्वामी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि बड़ी आर्थिक मंदी है, हालत ठीक नहीं है, हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार भी अब खत्म होते जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। तब कहते हैं कि चंद्रस्वामी ने नरसिम्हा राव से कहा कि घबराओ मत दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। आप ब्रुनई के किंग से जाकर बात कीजिए, ब्रुनई के शाह से, वहाँ के बादशाह से। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ऑलरेडी बात कर ली है और जितना पैसा चाहिए वो आपको उधार देंगे बिना किसी सवाल के। ये बात सुन के नरसिम्हा राव खुश हो गए। उसके बाद वो वापस आए और इस बात को सीरियसली ली और कहते हैं कि उस वक्त एक प्लेन इन्होंने स्पेशली तैयार किया कि एक प्लेन को ब्रुनई भेजो, वहाँ के शाह से बात हो गई और वो पैसे देंगे, उधार देंगे, उससे हमारा विदेशी मुद्रा बढ़ेगा, थोड़ी सी आर्थिक मंदी के जो हालात ख़राब हैं वो ठीक हो जाएंगे। अब ये बात जैसी उनके कैबिनेट को पता चली वो सब घबरा गए। उन्होंने नरसिम्हा राव से कहा कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, ये कोई दो दोस्तों या दो लोगों के बीच पैसे का लेन देन नहीं है, दो देश के बीच में है। और आप दो देश के बीच में सिर्फ एक चंद्रस्वामी ने फ़ोन कर दिया और वो देने को तैयार और हम प्लेन भेज के वो पैसे मंगा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है, लेना देना हर एक का तरीका होता है। कहते हैं उसके बाद उन्होंने कहा कि बाद में पता चलेगा लोगों को तो क्या कहेंगे। बड़ी मुश्किल से नरसिम्हा राव को ये फिर बात समझाया गया और वो समझे और फिर उन्होंने प्लेन नहीं भेजा और वो पैसे नहीं मंगाए। तो एक आदमी की पहुँच ये थी कि एक देश के प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है कि तुम चिंता नहीं करो, एक प्लेन भेजो और सारे पैसे जो हैं वो वहाँ से आ जाएंगे। अब सवाल है कि चंद्रस्वामी है कौन, था कौन, इतनी ताकत कहाँ से। तो चंद्रस्वामी की पूरी कहानी। चंद्रस्वामी का जन्म 1948 हिंदुस्तान की आज़ादी के जस्ट एक साल के बाद राजस्थान में हुआ। राजस्थान में जिस परिवार में जन्म हुआ वो दिल्ली जयपुर के बीच में एक जगह है जिसका नाम है बहरोर। चंद्रस्वामी के जो पिता थे उनका नाम धर्मचंद जैन था। चंद्रस्वामी असल में जैन, एक जैन परिवार में जन्म हुआ और धर्मचंद जो उनके पिता थे वो सूद पर लोगों को पैसे देने का काम करते थे। इनका ताल्लुक गुजरात से था, लेकिन फिर ये परिवार राजस्थान आ गया और जब 1948 में चंद्रस्वामी का जन्म हुआ, चंद्रस्वामी का नाम बाद में चंद्रस्वामी रखा गया। पहले जब जन्म हुआ तो माँ बाप ने नाम रखा नेमीचंद। तो नेमीचंद का जब जन्म हुआ तो परिवार हैदराबाद चला गया। हैदराबाद में ही, हालांकि चंद्रस्वामी ने पढ़ाई लिखाई नहीं की, कहते हैं कि बचपन से ही तंत्र मंत्र और इन सारी चीज़ों में शौक था। तो 16 साल के होने पर नेमीचंद ने अपने आप को चंद्रस्वामी घोषित कर दिया और अपने आप को सन्यासी या तांत्रिक कहे आप घोषित कर दिया। इधर उधर भटका, फिर बनारस पहुँचे, बनारस के बाद कुछ दिन बिहार में भी रहे और फिर ये सारी चीज़ें करके वापस हैदराबाद पहुँचे। हैदराबाद में उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब ये पहुँचे। 1971 से 1973 के बीच की बात है ये। तो करीब उस वक्त चंद्रस्वामी की उम्र 24-25 साल थी। तो वहाँ आंध्र प्रदेश में पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने और वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि चंद्रस्वामी से मुलाकात हुई नरसिम्हा राव की और चंद्रस्वामी अपने तंत्र मंत्र और इन चीज़ों के जरिए नरसिम्हा राव को इतने प्रभावित कर गए कि नरसिम्हा राव देखते ही देखते बेहद करीब आ गए। उसके बाद तो ये हुआ कि वहाँ चीफ मिनिस्टर के ऑफिस और रेजिडेंस में भी चंद्रस्वामी को इजाज़त लेकर मिलने की ज़रूरत नहीं थी, जो 1991 से 95 तक जारी रहा। कहते हैं कि जब पीवी नरसिम्हा राव इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, चंद्रस्वामी ने कभी अपॉइंटमेंट नहीं लिया मिलने के लिए। वो दरवाज़ा 7 रेस कोर्स जो पीएम का रेजिडेंस है ऑफिशियल, अब उसका नाम बदल गया है, वहाँ डायरेक्ट एंट्री हुआ करती थी। और कहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव चंद्रस्वामी से पूछे बिना कोई फैसला भी नहीं लेते थे। तो वही नरसिम्हा राव 71 से 73 के बीच में आंध्रा के चीफ मिनिस्टर थे, हैदराबाद में मुलाकात हुई। ये भी कहते हैं कि उस वक्त वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे स्टेट के और कुछ वक्त के लिए चंद्रस्वामी को वहाँ के हैदराबाद के यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी भी बनाया था। लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों के बीच में नज़दीकी आती गई। उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर रहे नहीं, पीवी नरसिम्हा राव सेंटर में आ गए। चंद्रस्वामी ने भी अब दिल्ली का रुख किया और दिल्ली आने के बाद अब वो नेताओं के चक्कर काटने लगा। कहते हैं कि वो तंत्र मंत्र तो सीखा था, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं उसको तंत्र मंत्र कुछ नहीं आता था। लेकिन खैर उसके बाद अब वो कोई पीवी नरसिम्हा राव से चूँकि मुलाकात हो गई, सत्ता की ताकत का एहसास हो चुका था, तो वो दिल्ली में आकर तमाम नेताओं के, और वो नेताओं में भेदभाव नहीं कि सिर्फ कांग्रेसी से हो, चाहे दूसरी पार्टियों का भी हो, बीजेपी के हों या फिर जनता दल जिसके भी हो, तो हर एक नेताओं के और उनके हाथ देखकर भविष्य बताने लगा। अब उसके भविष्य जो बताता बहुत हमेशा लगभग ज़्यादातर सही होता। अब ये चक्कर क्या था? हालांकि इसका खुलासा एक हमारे बड़े सीनियर भी कहना छोटा शब्द होगा, हिंदी जर्नलिज्म के भीष्म पितामह में से एक है राम बहादुर राय जी, और मेरा नसीब है कि मैंने उनके साथ जनसत्ता में कुछ वक्त के लिए काम किया था। तो उन्होंने एक जगह पूरे डिटेल में लिखा, तो उन्होंने बताया कि ये जो चंद्रस्वामी उस वक्त उस दौर में 70s में
नेताओं के इर्द गिर्द और उसको बताता था। असल में वो उसे ज्योतिष ज्ञान ही नहीं था, तो फिर कैसे बताता था? तो उन्होंने कहा कि उस वक्त हिंदुस्तान समाचार एजेंसी हुआ करती थी कनॉट प्लेस में, और उस हिंदुस्तान समाचार एजेंसी में एक ज्योतिष पर एक जर्नलिस्ट थे जिनकी बड़ी अच्छी पकड़ थी, बहुत अच्छा वो ज्योतिष विज्ञान जानते थे और बताते थे। तो उसके न्यूज़ एडिटर होते थे ज्योतिष विज्ञान के, बल्कि वहाँ पे एक न्यूज़ एडिटर थे जिनको ज्योतिष भी पता थी। उनका नाम था राम रूप गुप्त। तो कहते हैं कि चंद्रास्वामी अक्सर हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के दफ्तर आता और राम रूप गुप्त से मिलता और बहुत सारे लोगों की कुंडली लेकर आता और राम रूप गुप्त से कहता कि इनकी ज़रा भविष्य बता दो, और वही कुंडली ले जाकर वो अपने उन लोगों को सामने पेश कर देता जैसे वो बता रहा है। ये राम बहादुर राय जी का कहना है। तो इस तरीके से लोगों में भी असर पड़ता चला गया। एक ये भी है कि जब वो दिल्ली आया तो अब रहे कहाँ, ठिकाना कहाँ? तो कहते हैं कि एक बिहार के एमपी थे, उस बिहार के एमपी का जो क्वार्टर मिलता है नई दिल्ली में है, तो उस क्वार्टर के उसमें जो एमपी का घर था उसमें एक रूम था, सर्वेंट क्वार्टर। तो कहते थे उसमें सर्वेंट क्वार्टर में 2 लोग रहते थे, एक जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने चंद्रशेखर उनके पीए, और दूसरे चंद्रास्वामी, तो वहीं रहते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे नेताओं के भविष्य बताते बताते चंद्रास्वामी का कद बढ़ता गया। इस बीच में नरसिम्हा राव का भी यहाँ पे कद बढ़ता गया, और इत्तेफाक से राजीव गांधी की मौत के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, और 1991 में नरसिम्हा राव इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब जैसे ही नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर बने, चंद्रास्वामी की किस्मत बदल गई। अब सीधे 7 रेस कोर्स रोड, प्राइम मिनिस्टर घर, यहाँ उनकी तूती बोलने लगी। अब उनसे मिलने जुलने वालों की लाइनें लगनी शुरू हो गई। बड़े बड़े कद्दावर नेता, बड़े बड़े लोग, सिर्फ अपने नहीं बल्कि विदेश के भी, वो आगे बताऊंगा। अब कद बढ़ता गया, लोग दीवाने होते गए और वो भविष्य बताते गए। अब चंद्रास्वामी का एक अलग रूप टीवी, अखबार, बल्कि टीवी भी तो ज़्यादा नहीं, अखबारों में उनके किस्से छपने लगे, तस्वीरें छपने लगी। फिल्म इंडस्ट्री से लेके पता नहीं कौन कौन उनके जितने जो चाहने वाले हैं, उसमें एक लंबी लिस्ट जुड़ती गई चंद्रास्वामी की, और लोग मिलने के लिए बेताब रहते थे। नरसिम्हा राव का तो आपको नाम लिया ही। इसके अलावा जब मार्गरेट थैचर बनी, फिर जाहिर सी बात है कि उन्हें पहली बार उन्होंने ही बताया, तो वो भी चंद्रास्वामी की भक्त। इसके अलावा अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, उनकी वाइफ नैन्सी रीगन चंद्रास्वामी की भक्त। इसके अलावा कहते हैं जो हॉलीवुड की स्टार एलिजाबेथ टेलर, वो भी उनकी, ब्रुनई के सुल्तान जिससे कहा था पीवी नरसिम्हा राव को कि प्लेन भेज के आप पैसे ही मंगवा लीजिए, तो उसके सुल्तान वो चंद्रास्वामी के। बहरीन के शेख वो भी फ़ैन। इसके अलावा हथियारों का सबसे कुख्यात सौदागर या जो कहे हम, अदनान खशोगी सऊदी अरब का, वो भी। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, फिल्म स्टार में तो बहुत लंबे लंबे नाम हैं, जिसमें राजेश खन्ना भी है, आशा पारेख भी हैं, तो ये बहुत सारे नाम हैं। तो ये सारे दीवाने होते गए इधर, चूँकि एक तमगा भी मिला हुआ है कि चंद्रास्वामी ये प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के बेहद करीबी, वो उनसे बिना सलाह के कोई काम नहीं करते हैं और जो भी बताता सही बताता है। तो हमारा देश वैसे अंधभक्तों का, जल्दी हम अंधभक्तों पे बिलीव करने लगते हैं। तो अंधभक्ति ऐसी होनी शुरू हुई कि चंद्रास्वामी देखते ही देखते बहुत बड़ा कद हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर 95 आता है। इस दौरान में, इससे पहले अदनान खशोगी से नज़दीकी होती है। अदनान खशोगी दिल्ली आता है और कहते हैं कि इसमें अपनी खुफिया एजेंसी रॉ का भी हाथ था, क्योंकि हथियार अपने सेना और बाकी के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी हुई। लेकिन फिर ये भी है कि उसने इसमें बहुत सारी दलाली भी ली, तो ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर इसी बीच में दाऊद इब्राहिम के साथ नाम जुड़ा। हुआ ये कि बबलू श्रीवास्तव, जिसकी मैंने आपको कहानी सुनाई है, वो अपने देश में किडनैपिंग किंग, सबसे बड़ा किडनैपर वही। तो इसने जब ये गिरफ्तार हुआ था 1993 में, बल्कि 93 में नहीं, सॉरी, उससे पहले 1989 में इसने बताया, किस्सा बताया बबलू श्रीवास्तव ने जब ये अरेस्ट हुआ था, कि 1989 में दाऊद इब्राहिम ने चंद्रास्वामी को 3 किस्तों में एक बहुत बड़ी करोड़ों में रकम दी थी, जो हवाले के रास्ते चंद्रास्वामी ने देश के बाहर पहुंचा दिया था दाऊद इब्राहिम ने। और पहले दाऊद इब्राहिम के लिए बबलू श्रीवास्तव काम भी करता था, लेकिन 1993 ब्लास्ट के बाद वो अलग हो गया था। अदनान खशोगी से भी हथियारों की डीलिंग और दलाली के लिए चंद्रास्वामी पर इल्ज़ाम लगा। ये सारे इल्ज़ाम लगते गए। इवन राजीव गांधी की हत्या में भी चंद्रास्वामी पर इल्ज़ाम लगा। वो ये कि जो राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची गई थी, उसमें एक शख्स था जिसके साथ चंद्रास्वामी ने मिलकर साजिश रची, और जो हथियार के लिए जो पैसे हैं वो चंद्रास्वामी ने दिए। राजीव गांधी के कत्ल की जांच के लिए एक कमेटी बैठी थी, जिस कमेटी ने अपनी पूरी जांच भी की, और उस जांच में बाकायदा चंद्रास्वामी का नाम लिया
कि राजीव गांधी की हत्या की साजिश में चंद्रास्वामी का हाथ था। लेकिन हालांकि अदालत ने किसी उस कमेटी, जैन कमीशन की वो रिपोर्ट थी, लेकिन कोई माना नहीं अदालत ने। लेकिन इसका नाम जुड़ा, वो खशोगी के साथ जुड़ा, इसके अलावा दाऊद के साथ जुड़ा, कुछ नहीं हुआ। एक याद होगा आपको, 1982 में मिस इंडिया हुई थी पामेला बोर्डेस। पामेला बोर्डेस, उनके बड़े किस्से हैं, कभी मैं सुनाऊंगा क्राइम तक कहानी में ही। डेली मेल को एक इंटरव्यू दिया था पामेला बोर्डेस, और पामेला बोर्डेस को लेकर चंद्रास्वामी के किस्से बहुत सारे चर्चा में रहे। तो एक इंटरव्यू में उसने, पामेला बोर्डेस ने कहा था कि अदनान खशोगी और चंद्रास्वामी, इन दोनों के लिए वो एक सेक्सुअल प्रेजेंट है, और बड़े बड़े क्लाइंट और उनके लिए वो न सिर्फ पेश होती थी बल्कि पेश किया जाता था। और 1989 में ही पामेला की ये सारी कहानी सामने आ चुकी थी। तो कुल मिलाकर चंद्रास्वामी के बाद, उसके बाद जो खबरें आई वो ये था कि कैसे चंद्रास्वामी अपनी ताकत, पॉलिटिकल, फिर इस तरह की मॉडल्स और इनको सेक्स, वेपन, हथियार, खशोगी, मनी, इन सब का मिला के कॉकटेल करके पूरा एक धंधा करता था। इतना ताकतवर हो गया था कि कोई उस पर हाथ रखने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी सीधी पहुंच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक थी। लेकिन कहते हैं कि हर जो ऊंचाई पर जाता है वो नीचे भी आता है। 1991 से 1995 तक, बल्कि 5 से थोड़ा पहले तक, चंद्रास्वामी के दिन बड़े अच्छे थे। आलीशान फार्म हाउस साउथ दिल्ली में, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एनक्लेव के पास। और 1995 आते आते ये हुआ कि कांग्रेस के अंदर सत्ता को लेकर आपसी लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि नरसिम्हा राव पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो गांधी परिवार से नहीं थे, तो बहुत सारे और भी थे, और वो साउथ से आते थे। राजेश पायलट एक धुरंधर नेता कांग्रेस के उस जमाने में, जिनके बेटे सचिन पायलट अभी राजस्थान की राजनीति में काफ़ी नाम है। तो वो होम मिनिस्ट्री में थे, शायद स्टेट होम मिनिस्टर थे, और उनको चंद्रास्वामी बिल्कुल नहीं भाते थे। उनके पास बहुत सारी कंप्लेंट आई कि कैसे चंद्रास्वामी के ताल्लुक दाऊद इब्राहिम से हैं, कैसे राजीव गांधी की हत्या की साजिश में भी शामिल हैं, और कैसे इसके अलावा हवाला और बाकी चीज़ों में भी इनका नाम है और इनका हाथ है। तो एक तरह से उस वक्त राजेश पायलट ने एक मुहिम चला दी चंद्रास्वामी के खिलाफ, और आखिरकार चलाते चलाते फिर यह हुआ कि चंद्रास्वामी के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू हो गया कि चंद्रास्वामी को अब किसी तरह से पकड़ा जाए, और चंद्रास्वामी के जितने ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं वो सब देखा जाए। इसी बीच में एक लंदन में एक गुजराती बिजनेसमैन था जिसने 1 लाख पाउंड की हेराफेरी और धोखाधड़ी के लिए चंद्रास्वामी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया है। ऑलरेडी राजेश पायलट चाहते थे कि किसी तरह से चंद्रास्वामी को निपटाया जाए, और उसी के बाद ये मुकदमा आ गया, और इसी मुकदमे के बाद फिर ये तय हुआ कि चंद्रास्वामी को गिरफ्तार करना है। और इसके बाद तब चंद्रास्वामी जो थे चेन्नई में थे, और 1995 की बात है ये। अभी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन पार्टी का दबाव है कि मामला संगीन है, गिरफ्तार करना पड़ेगा। उधर राजीव गांधी की हत्या की साजिश में भी अब नाम सामने आ रहा है, तो बाकी कांग्रेसी भी भड़क रहे हैं कि आप ऐसे शख्स को कैसे आप बचा सकते हो। तो 1995 में एक गुजराती बिजनेसमैन ने, जिसका नाम लखू भाई पाठक, 1 लाख पाउंड की हेराफेरी का इल्ज़ाम लगाया। इसी मामले में ईडी ने एक मुकदमा दर्ज किया, और फिर स्टेट होम मिनिस्टर राजेश पायलट की हरी झंडी मिली, और उसके बाद कहा गया कि गिरफ्तार करो। इस केस के दर्ज होने के बाद 2 मई 1996 वो तारीख थी जब चेन्नई के एक होटल में चंद्रास्वामी को गिरफ्तार किया गया और दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाने के बाद, हालांकि कहते हैं जब ये होटल में थे, इनके एक और भी, चंद्रास्वामी के बहुत सारे भक्तों में एक और भक्त थे, सुब्रमण्यम स्वामी, जिनको आजकल आप बहुत सुनते होंगे टीवी पे। बहुत वकील भी हैं, बहुत तेज़ तर्रार, ज़हीन भी हैं, लीडर भी हैं। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का भी नाम है चंद्रास्वामी के भक्तों की लिस्ट में, जो उन्हें मानते थे। तो उस चेन्नई में जिस रात की गिरफ्तारी हुई वो पहुँचे भी थे, हालांकि अफसरों ने, CBI के जो लोग थे उन्होंने मिलने नहीं दिया। फिर चंद्रास्वामी को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। दिल्ली में उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया। फिर मामला कई, चूँकि मनी लॉन्ड्रिंग हवाला का था, ईडी, जिसका आजकल आप बहुत नाम सुनते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय, उसने एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज किए। और चंद्रास्वामी, जिनकी तूती बोला करती थी, बड़े बड़े लोग जिनके दर्शन के लिए तरसते थे, जिनकी माँ की जब मौत हुई थी राजस्थान में, तो कहते हैं 40 से 50 हज़ार लोग शामिल हुए, जिसमें तमाम बड़े नेता और अपने फिल्मी दुनिया के, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के हॉलीवुड के 20 से ज़्यादा बड़े सितारे चंद्रास्वामी की माँ की मौत पर पहुँचे थे। वही चंद्रास्वामी आखिरकार तिहाड़ पहुँचे, और तिहाड़ में उनके खिलाफ सारे ये मामले, ईडी के करीब 9 बाकी चीज़ें वो दर्ज हुई। इधर नरसिम्हा राव 1996 में उनकी सरकार चली गई, तो वो हाथ भी हट गया।
चंद्र स्वामी के बुरे दिन शुरू हुए। लेकिन चंद्र स्वामी ने एक काम शायद अपनी ज़िंदगी में अच्छा किया, वो ये कि सिर्फ एक पार्टी या एक शख्स का दामन नहीं पकड़ा। हर पार्टी में चंद्र स्वामी के भक्त थे, क्योंकि हर पार्टी के लोगों के उन्होंने हाथ देकर भविष्य बताए होंगे। तो सभी दोस्त थे हर पार्टी में, किसी ने विरोध नहीं किया, वरना इतने बड़े मामले में लोग बरसों जेल में सड़ते रहते। कुछ वक्त के बाद ही चंद्र स्वामी को हर केस में ज़मानत मिलती गई और वो बाहर आ गए। बाहर आने के बाद वही साउथ दिल्ली के अपने आलीशान फार्म हाउस में रहने लगे। और इसके बाद बीच में बीमार भी, फिर 66 साल की उम्र में 23 मई 2017 23 मई 2017 को बीमारी की वजह से दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में बड़ी खामोशी से चंद्र स्वामी ने दम तोड़ दिया। और इस तरीके से इस देश के सबसे ताकतवर तांत्रिक की कहानी का अंत हुआ। करीब 3 से 4 बार मुझे मौका मिला चंद्र स्वामी से मिलने का, और इसी कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया के पास जहाँ चंद्र स्वामी रहा करते थे, तब मैं आज तक मेरी जनसत्ता में हुआ करता था और फार्म हाउस और ये सारी चीज़ें चल रही थी। चंद्र स्वामी के जेल जाने, जेल से बाहर आने, बहुत सारी चीज़ें उनको लेके, सारी कहानियाँ भी जो आती थी तो कवर करने के लिए। और चंद्र स्वामी के घर पर जब आप जाएँ तो वो हर एक जिससे जो भी मिलने आता था, बड़ा आलीशान वो है। और कहते हैं कि मुझे जो मेरे बॉस हैं वो कहा करते थे कि जब मिलना तो ज़्यादा देर तक आंखों में आंखें डाल के मत बात करना, वरना तू अपने सारे सवाल भी भूल जाएगा और भटक जाएगा, क्योंकि वो आपको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो मैं और भी डर जाता था, मेरे लिए सारी नई चीज़ें थी, नया तो जर्नलिज्म में आया था, ऊपर से क्राइम रिपोर्टिंग, और ऊपर से इतने बड़े बाबा जिनके लिए प्राइम मिनिस्टर भी कभी अपना दरवाज़ा बंद नहीं करते थे। तो बड़े सारे वो सारी उधेड़ बुन में मैं ITO एक्सप्रेस बिल्डिंग से कुतुब इंस्टीट्यूट तक पहुंचा था। मुझे याद है आज भी, ऑफिस की वो गाड़ी थी मारुति वैन, तो हमारे फोटोग्राफर थे शायद प्रवीण जैन जी, मारुति वैन में पहुंचे हम वहाँ पे। थोड़ी देर इंतज़ार कराया गया, इसके बाद बताया गया कि ये एक्सप्रेस और जनसत्ता से हैं। तो बड़े अच्छे मूड में मिले, और वहाँ पे कोई भी बातचीत, जैसे आप मिलने जाते हैं तो एक उनका मुलाजिम होता है जो आता है और वो बोलते हैं, ऐसे इशारा करते हैं, वो प्रसाद, तो प्रसाद आया, वो पेड़ा देते हैं प्रसाद के लिए। अब मुझे तो बॉस ने कह दिया था, मेरे बॉस थे सुशील कुमार सिंह जी, तो मैंने कहा आंखों में आंखें ना डालने के लिए, उन्होंने बोला पता नहीं पेड़ा में भी ऐसा कुछ ना हो। तो मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है प्रसाद और बस देख रहा हूँ, खा नहीं रहा हूँ, हिम्मत भी नहीं हो रही है। और थोड़ी देर बाद जब देखा कि इधर उधर ध्यान गया, कुछ और लोग मिलने के लिए आ गए, तो एक पेपर था, उसमें मैंने लपेट के और यूँ ही जहाँ बैठा था साइड में रख लिया। उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। तो अब चूँकि मेरा तो क्राइम वाला मामला था, तो मैं ज़्यादातर तिहाड़ की ज़िंदगी, तिहाड़ का खाना, यही सारी चीज़ें पूछ रहा था। और मेरा ये जानना था कि वो दिन कैसे रहे तिहाड़ में। हालांकि ये भी खबर थी कि तिहाड़ वो चंद्र स्वामी गए ज़रूर, लेकिन अब जिसका हाथ मतलब प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती हो, बड़े बड़े लोग हो, और अपने चाहे वो फिर पुलिस वाले हो या कोई और हो, वर्दी के पीछे होता तो इंसान है। तो कहते हैं कि तिहाड़ की वो खबर भी की थी मैंने, कि तिहाड़ के अंदर भी चंद्र स्वामी के लोग मुरीद हो गए थे, जेल के स्टाफ भी, कि स्वामी जी आप हमारा भी भविष्य बता दो, हम कब तक यहाँ रहेंगे, या कब यहाँ से जेलर बनेंगे, या किसी और जेल जाएंगे, या क्या होगा। तो अब जब आपके मुरीद हो जाएंगे तो फिर तकलीफ़ क्या है। और इडली शायद ज़्यादा पसंद था खाने में, तो कहते तिहाड़ में वो भी मुहैया कराया गया था चंद्र स्वामी को। तो मेरी 2-3 मुलाकात हुई, और हर मुलाकात में एक चीज़ तो मैंने महसूस किया कि अगर वो आदमी सामने बैठकर 5 मिनट किसी से बात कर ले, तो फिर वो उसको अपने उसमें ले लेगा, फिर आप शायद अपने ही वश में ना रहे। ऐसा मुझे मतलब अंदर से फील हुआ। अब ये पता है ये सच है, ये जो बॉस ने कान में कहा था कि ज़्यादा देर देखना मत, वो एक दिमाग में आपके पहले से बैठ जाता है, तो वो था या क्या था मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, आपको मिलने के बाद लगता है कि कुछ जादू सा हो रहा है। ये मतलब मेरा अपना तजुर्बा था। तो ये थी कहानी चंद्र स्वामी की, जिसकी फरमाइश शायद कई लोगों ने तो 1-1.5-2 साल हो गए होंगे करते हुए, पर अब बारी आई है। और इसकी बारी इसलिए भी आई कि कल रात को किसी शख्स का फ़ोन आया था और बातचीत हो रही थी, और इत्तेफाक से वो भी इस चंद्र स्वामी के पूरे इंसिडेंट और तिहाड़, आजकल तिहाड़ का मामला चल रहा है लॉरेंस के चक्कर में, तो बात हो रही थी। तो उसने याद दिलाई कि याद है जब तिहाड़ के तुमने सवाल पूछे थे, तो मैं खुद ही भूल गया था। मैंने कहा हाँ मुझे याद आया। तो फिर उसी वक्त कल रात को मैंने सोचा कि क्यों ना चंद्र स्वामी की कहानी आपको सुना दूँ। तो आज ये कहानी थी, पता नहीं आपको अच्छी लगी बुरी लगी, जैसा भी हो आप बताइएगा ज़रूर।